यूपी की चुनावी शतरंज बिछ चुकी है। कोर्ट ने करीब 40 या 50 बार टोका है। योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी तैयारी की है उसमें सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वो जिसको समझते हैं वो है अखिलेश यादव। सभी मोहरे तैयार हैं अपनी चाल चलने को। कौन बनेगा बादशाह, कौन होगा चेकमेट, जानिए यूपी की सियासी नब्ज सत्ता के गलियारे से। न्यूज नशा पर हर शनिवार को 6 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव और चुनावी चौसर में आज एक बेहद अहम खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ठीक चुनाव से पहले कोरोना का बम फट गया है। बीजेपी को इससे फायदा होगा, सपा को नुकसान होगा या फिर सपा इसमें कोई फायदा ले जाएगी? सरकार, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, इसका नफा नुकसान हम ऐसा विश्लेषित करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या ओमिक्रॉन और जो दूसरी लहर का कोरोना था, इसको ज्यादा प्रोजेक्ट चुनाव की वजह से किया जा रहा है? मुझे लगता है ये सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह से दूसरी लहर में सरकार ने जो एहतियात बरतने के लिए कदम उठाने थे वो नहीं उठाए थे, जिसके चलते इतने लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार की कहानी बड़ी अजीब सी हुई विनीता जी। यदि इतनी आपको चिंता है लोगों की, तो ये ओमिक्रॉन आज नहीं आया। ओमिक्रॉन तो चुनावी बिगुल बजने के पहले आया। तो फिर इतने बड़े बड़े जो आयोजन हुए, लाखों की भीड़ जो लाई गई बसों में, वो रोक सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव और चुनावी चौसर में आज एक बेहद अहम खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये खबर है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के ठीक चुनाव से पहले कोरोना का बम फट गया है और ये जो बम फटा है इससे चुनाव पर क्या असर होगा। क्या वाकई में बीजेपी को इससे फायदा होगा, सपा को नुकसान होगा या फिर सपा इसमें कोई फायदा ले जाएगी या फिर तमाम और बाकी छोटे जो दल हैं उनको इससे कोई फायदा मिलने वाला है? आखिरकार किसको ये फायदा देगा और किसको इसका नुकसान होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज अशोक वानखेड़े जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वो आपको बताएंगे कि आखिरकार ठीक चुनाव से पहले किस तरह से इसका पूरा असर दिखाई देगा तमाम पार्टियों की तैयारी पर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू आपका जुड़ने के लिए चुनावी चौसर में जो हम चर्चा करते हैं वो पूरी तरह से एक एनालाइज करेंगे इस मुद्दे को लेकर। और आपसे ये जानना चाहती हूं मैं कि क्या वाकई में इस कोरोना बम की वजह से कुछ चुनावी समीकरण जो अभी तक जनता समझने की कोशिश कर रही थी, क्या वो बदल जाएंगे? लोगों को चुनाव में भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो भीड़ जिस पार्टी के लिए आ रही है क्या वो अब छिन्न भिन्न हो जाएगी या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके रिसोर्सेज और मजबूत हो जाएंगे? क्योंकि हाल ही में कई रेड भी देखने को सामने मिली थी। भाव विनीता, जब जो नया वेरिएंट आ रहा था कोविड का, ओमिक्रॉन, और इसकी जब हलचल चल रही थी और पहली बार भारत में 1-2 पेशेंट मिले और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी मीटिंग हुई, तब मैंने एक बात जरूर कही थी और न्यूज नशा के प्रोग्राम में ही कही थी, शायद रूफी के प्रोग्राम में कही थी मैंने कहा था कि मुझे डर ये भी है कि कहीं चुनाव आगे 5-6 महीने के लिए खिसक न जाए, थोड़ा पोस्टपोन न हो जाए। अब इसमें यथार्थ की पोजीशन क्या है, सरकार, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, इसका नफा नुकसान हम ऐसा विश्लेषित करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कि दूसरी लहर जब आई तो दूसरी लहर बहुत घातक थी। तब कुछ राज्यों के चुनाव थे, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। लगातार सारी एजेंसियां, सारे लोग कहते थे कि चुनाव स्थगित हो जानी चाहिए, दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है, इसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो तो हेल्थ में थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दूसरी लहर बहुत घातक होगी और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे। इसके बाद भी सरकार और इलेक्शन कमीशन चुप रहा। इलेक्शन कमीशन के सामने मुख्यमंत्री तत्कालीन और वर्तमान भी जो बंगाल की है, ममता बनर्जी ने भी एप्लीकेशन दिया था
हम्म। उसके बावजूद भी किसकी सुनाई नहीं हुई, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी बुलिश ट्रेंड पे थी, तेजड़िया मानसिकता से। उन्हें लग रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज भी निकाल लेंगे, और कुंभ किया और ये किया, और कुंभ भी करना था। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पे जो हमला बोल दिया, वो ये था कि इस बार वहां सरकार बनानी है। ये ऑलमोस्ट ये सोच थी, मैं सोच की बात करना, लेकिन सोच गलत साबित हुई। उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडीज इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से मुंह से खानी पड़ी। उसके बाद महिलाओं का वस्त्रहरण और वो तमाम चीजें हमने देखी जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और बंगाल में जो ममता ने खेल करके दिखाया, तो वो सबके सामने है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बियरिश ट्रेंड में है, मंदेड़िया के टोन में है। 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां उनकी सरकार है। मैं विनीता हमेशा कहता हूं, चुनाव में जो सरकार में होता है वो वैसे भी एक स्टेप पीछे होता है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता डिफेंड करनी होती है। उन्हें अपने पिछले 5 साल का लेखा जोखा लोगों के सामने देना होता है। जो हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो कितने निभाए, इसकी सारी बातें करनी होती है, और फिर एक भविष्य की रणनीति बतानी होती है। जो विरोधी होते हैं उनके लिए सिर्फ सत्ता में आने के लिए अपनी भविष्य की रणनीति बताते हैं और लगातार सरकार पे हमलावर होते हैं। तो वो विरोधी हमेशा एक पहला थोड़ा सा एक छोटा एक एज उनको मिलता है। इस बार उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में भाजपा बैकफुट पे है। मणिपुर में, वो नॉर्थ ईस्ट का बहुत छोटा राज्य है और वहां तक ज्यादातर वो केंद्र के साथ रहते हैं, तो मैं उसको जितना महत्व नहीं देता। लेकिन गोवा में भी ये छोटा राज्य है, तो वहां अभी ममता बनर्जी भी उतरी है, तो वहां पे भी घमासान हो रहा है। तो अभी पंजाब में भले ही बीजेपी की सरकार ना हो, लेकिन बीजेपी का भरकस प्रयास चल रहा है कि किसी भी हालत में कांग्रेस सत्ता में वहां ना आए, ताकि कांग्रेस के पास जो 3 राज्य है वो घट के 2 राज्य हो जाए। महाराष्ट्र तो गठबंधन में है। ये एक मोटी मोटी तौर पे एक रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। इसके पहले दूसरी लहर में तमाम राज्यों के हाईकोर्ट ने इस पे ऊपर स्टेटमेंट दिया। तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने यहां तक बोल दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि भैया इनको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए, हत्या के जुर्म। यहां तक ब्रीफ हो गया। तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तब सबको लग रहा था कि हवा हमारे पक्ष में है, मरने दो, लोगों को मरना है। तो और सब कोई चुनाव आयुक्त राज्य में जाकर के रिपोर्ट भी नहीं लाया, कोरोना रिपोर्ट भी नहीं ला रहा था। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग कैसा काम करता है, इलेक्शन कमीशन, ये अब जनता के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। वो भी एक पपेट, जैसा बोलती, एक पपेट बन के रह गया है केंद्र सरकार के हाथ में। ये हम लगातार देख रहे हैं। अभी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी दी। उसी जज साहब ने गाय से ऑक्सीजन निकलता है, ऐसी कई टिप्पणियां की है। एक टिप्पणी उनमें भी है कि इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। तो जज साहब का नेचर देखते हुए और जज साहब का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए, पुराने उनके कथन देखते हुए, लोगों को कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि कहीं कहलवा तो नहीं गया उनसे। चलो हम उसको भी मानते हैं, न्यायपालिका को साइड में रखते हैं। उसको लेके चंद्रा साहब ने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि हमें जाना है। मेरे पास खबर यह है कि पीके मिश्रा जी, एक खबर है, उसको अभी पुष्टि नहीं हुई है, अनऑफिशियली इन लोगों से बात कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन से। क्या बात हुई उसका ब्यौरा नहीं आया, लेकिन उनका उनसे मिलना, और उसके बाद अब इलेक्शन का डेट क्या है। अब इलेक्शन मार्च में किसी भी हालत में होने हैं, क्योंकि मार्च में नई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होनी है। अब यदि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से जाए, भारतीय संविधान के हिसाब से जाए, तो अपने भारतीय संविधान में एक प्रोविजन है कि यदि कार्यकाल समाप्त हो गया है विधानसभा का, तो वो कार्यकाल किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जाता, वहां फिर इलेक्शन होता है। और चुनाव यदि करने की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं है, इमरजेंसी है और कई कारण उसमें गिनाए गए हैं, पेंडेमिक भी है, तो ऐसे में वो अनुशंसा करता है राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन आता है तो गवर्नर के पास 2 या 4 एडवाइजर नियुक्त करता है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, जो पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, जो इम्पार्शियल है, जो राज्य का 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं।
6 महीने के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन उठाया जाता है तो फिर सरकार को पार्लियामेंट की अनुशंसा लेने की जरूरत भी नहीं। तो सरकार ने यदि अभी पैंडेमिक के नाम पे 6 महीने के लिए सरकार आगे कर दिया, 6 महीने या 5 महीने के लिए आगे कर दिया, 4 महीने के आगे कर दिया, तो उस राष्ट्रपति शासन में ये भी प्रोविजन है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री, कैबिनेट और विधानसभा इनका अस्तित्व समाप्त होता है। मतलब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ये स्थिति है राष्ट्रपति शासन लागू होने की। तो क्या योगी को ये गवारा होगा? सवाल योगी को गवारा होने का नहीं है। अब योगी के हाथ में तीर नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मरने वाले लोगों का वो देखेंगे या ये करेंगे, पार्टी को जो सूट होता है। हमने भाजपा का अभी तक लगातार हम बोलते आ रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी कई शोज हुए हैं कि कैसी योगी की और मोदी जी की या दिल्ली की और लखनऊ के बीच में तकरारें बढ़ रही है। लखनऊ सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली के हाथ से लखनऊ निकल गया है। दिल्ली को लग रहा है उन्होंने शेर की सवारी की है। उतर गया तो शेर खा जाता है, नहीं तो शेर अपने हिसाब से चलता है। और अपने हिसाब से जब शेर चल रहा था तो ये हिंदुत्व की सरकार, ठाकुरों की सरकार बनकर रह गई। डिलीवरी हुई नहीं। इसी के बीच में दिल्ली ने भरकस प्रयास किया, ए.के. शर्मा को भेज के देखा, ये देखा, लेकिन लखनऊ के बाबा ने नहीं माना, क्योंकि गोरखनाथ के पीठेश्वर को चुनाव लड़ने नहीं होते। एक बार उन्होंने गद्दी संभाल ली जो पीठ की, वो अपने अंतिम मृत्यु तक उस पीठ के पीठाधीश रहते हैं। तो भाव कोरोना इसलिए उनको वहां जवाबदेही नहीं होती। लेकिन ये गोरखनाथ का पीठ नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हर 5 साल बाद जवाबदेही मांगती है। तो उस 5 साल के जवाबदेही में अब गोरखनाथ के पीठेश्वर योगी आदित्यनाथ जी फंस गए। दिल्ली भी समझ रही है कि बीजेपी फंस गई है। तो ये टाइम बाइंग का एक समय है कि हमें 3-4 महीने और मिलते हैं तो हम कुछ कैश ट्रांसफर कर देंगे और कुछ लुभावनी चीजें लोगों को देंगे। जो परियोजनाएं अभी हमने की है, हम भी हंस रहे थे परियोजनाओं को लेके। प्रधानमंत्री पिछले 10 दिनों में लगातार, पिछले महीने में 10-12 दिन लखनऊ आए। जहां आते हैं 1000 करोड़, जहां आते हैं 700 करोड़, जहां आते हैं 500 करोड़ की परियोजना घोषित करते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, उनको भी मालूम है चुनाव के टाइम पे 4.5 साल तो कुछ नहीं किया, 5 साल और आखिरी में 3 महीने में और 1 महीने में आप परियोजनाएं कर रहे हैं, तो ये लॉलीपॉप है। तो जनता के मन में ये जो लॉलीपॉप वाली शंका है वो दूर करने के लिए यदि 3 महीने मिलते हैं तो जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू कर दिया, कुछ काम चालू कर दिया, तो लोगों को लगेगा कि जो घोषणाएं वही कहीं ना कहीं क्रियान्वयन होते हुए दिखाई देती है। फिर 3 महीने में ये चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश होगा, जो लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। क्योंकि योगी वर्सेस अखिलेश यदि ये चुनाव होता है तो फिर योगी बुरी तरह से मात खाएंगे। ये बिल्कुल रेखांकित हो चुका है। और अखिलेश यादव के साथ क्या रहेगा भाव इसमें? नहीं, ये सोच मैं बीजेपी की बता रहा। मैंने क्या कहा, एक वस्तु स्थिति मैंने बताई कि कॉन्स्टिट्यूशनली कैसी कैसी स्थिति हो सकती है। दूसरी, बीजेपी वर्तमान में क्यों सोचती है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो इलेक्शन कमीशन वही चलाती है, तो वो इनडायरेक्टली वही करेगी, जो इलेक्शन करेगा वो कहेंगे। तो वो सोचते हैं कि यदि हमको टाइम मिल गया तो एक टाइम बाइंग, एक समय मिलता है जिस समय में हम मिरेकल करते हैं, ऐसा उनका सोच है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या कहती है? वस्तुस्थिति ये कहती है कि वर्तमान में बीजेपी के खिलाफ या योगी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, उस नाराजगी का ग्राफ इतना ऊंचा है कि ये टाइम बाइंग करने के बाद भी लोग उस नाराजगी से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि योगी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, ये अनाउंसमेंट बीजेपी कर चुकी है। तो लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी भी आए, पिछली बार तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी बन के आए, मोदी जी तो नहीं आए, या ऐसा आदमी नहीं आया जो मोदी जी की बात सुनेगा। अब अगली बार फिर मोदी जी को देख के और ये घोषणाएं देख के हमने वोट किया तो आएगा कौन? वही योगी जी आएंगे। 4.5 साल तक, अगले 5 साल काम कैसा होगा? जैसा पिछले 4 साल काम हुआ। तो पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल है योगी जी का, वो इतना भयावह रहा है क्योंकि वो बीजेपी की या हिंदुत्व की सरकार ही नहीं थी, वो सिर्फ ठाकुरों की सरकार थी, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और जो एक बड़े पैमाने पर जिनको हम अपर कास्ट कहेंगे, फिर उसमें ब्राह्मण है, वैश्य है, उसमें भूमिहार है, ये तमाम लोग जो है
ये लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। और जो ठीक है। ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थे, ओबीसी को कुछ मिला नहीं, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, इसलिए ये लोग तमाम। और एक नई बात आज मुझे, जो आज एक डिस्कशन में था, तो मुझे एक सर्वे के बारे में पता पड़ी, वो ये कि अभी एक बहुत बड़ी एजेंसी ने सर्वे किया है, उसमें उन्होंने फाइंडिंग जो है, वो फाइंडिंग ये बताती है कि 25% मतदाता उत्तर प्रदेश में फेंस सीटर है। 25% मतदाता ये तय करता है जो जिताऊ पार्टी है उसके तरफ जाता है। यदि फेंस सीटर का परसेंटेज 25% है और जिताऊ पार्टी की तरफ वो झुकाव देता है, तो ये जो बार बार बताया जा रहा है कि पिछला प्रतिशत जो बीजेपी का है और वर्तमान में इतना नीचे आ सकता है क्या, या समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने के लिए करीब करीब 15 से 20% की जो छलांग लगानी होगी वो लग सकती है क्या, ये सवाल उठते हैं। ये सवाल उस सर्वे में मिलते हैं इसके जवाब। यदि 25% लोग डिफेंस पे बैठे हैं तो वो कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ देते हैं, क्योंकि जब से चुनाव का बिगुल बजा है तब से लेकर आज तक बीजेपी का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। हाँ, मैं इसी सवाल पर आ रही थी। हाँ, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि जो विपक्ष को लेकर के भीड़ दिखाई दे रही है, तो ये जो टाइम बाइंग वाली सिचुएशन है कोरोना की, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जब अगर हम अखिलेश यादव को विपक्षी पार्टी में सबसे ज्यादा मजबूत अगर मान रहे हैं सब, तो क्या उनके लिए ये टाइम बाय होने वाला फायदेमंद रहेगा या नुकसान रहेगा? और अगर ये अखिलेश वर्सेस मोदी हो जाता है, तो फिर भी ये 2 सवाल है, तो फिर क्या सिचुएशन रहने वाली है? किसको ज्यादा बेहतर समझा जाएगा? एक इसमें एक दो पहलू और है विनीता जी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ के बहुत अहम इशू होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास 400 लोग मिलते भी कि नहीं मिलते, ये मुझे डाउट ही है कि पूरी 403 जगह पे ये उम्मीदवार तो ऐसा कोई भी मिल जाएगा जिसकी कोई औकात नहीं। 25 पैसे की 1 रुपए की मेंबरशिप लेके आप उसको कांग्रेसी घोषित करके दे दोगे, लेकिन वो उसके घर वाले भी उसको वोट देंगे कि नहीं पता नहीं। जिसको उम्मीदवार कहते हैं विधानसभा के, ऐसे 400 उम्मीदवार कांग्रेस के पास है कि नहीं है मुझे विश्वास नहीं, इसलिए कांग्रेस का घमासान मैं मानता नहीं। लेकिन बीएसपी में जहां आज एक जाटो वोट का परसेंटेज आज भी मायावती के साथ है, वो ब्लाइंड है, कुछ भी हो जाए हम बहन जी के साथ है। वो जो पॉकेट से वहां घमासान होगा, क्योंकि जिताऊ सीट है तो हर वहां पे लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी में भी जिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उनको कैसी सीट छोड़ी जाए। अभी मैं था तो एक बिजनौर की एक सीट के बारे में मैं मेरठ गया था, तो तब कोई बता रहा था मुझे कि समाजवादी का बहुत ताकतवर उम्मीदवार वहां पे है, लेकिन यदि वो सीट उसको लगा कि ये सीट जो है वो आरएलडी को छूट रही है, तो फिर उसको लगा कि मेरा तो पॉलिटिकल हत्या हो गई, तो वो बीएसपी ज्वाइन कर गया। यदि बीएसपी से वो लड़ता है वहां पे, तो इतना वोट खाएगा कि वहां बीजेपी की सीट निकल सकती है। तो ऐसे जो माइक्रो लेवल पे यदि समीकरण देखा जाए तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मायना रखता है। तो वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी में सबसे ज्यादा इस बार घमासान होगा, क्योंकि बीजेपी में संगठन में कितने फाड़ है ये कोई बताने की बात नहीं है। 2 मुख्यमंत्री अलग अलग दिशा में चलते हैं, मुख्यमंत्री तीसरी दिशा में चलता है, कोई मंत्री किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हर आदमी आत्मनिर्भर हो गया है प्रधानमंत्री की बात सुन के, सब अपनी अपनी बात करते हैं। योगी जी मैंने सुना 120-125 सीट मांग रहे हैं, संगठन उनको देने को तैयार नहीं है। तो क्या हिंदू युवा वाहिनी फिर से जिंदा होगी, सवाल ये भी है। तो ऐसे तमाम चीजों में जब सामने आती है, तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं देखूं तो ये भला ही बीजेपी का आकलन हो सकता है कि 3 महीने का या 4 महीने का समय मिलने पे उनको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जनता समझती है आप चुनाव तो पोस्टपोन कर रहे हो, लेकिन फिर क्या बाकी जगह ऐसी स्थिति है कि जहां वाकई आपको लगता है कि ये नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इससे त्राही त्राही मच रही है। पूरे ओमिक्रॉन की पूरे वर्ल्ड में डेथ का रेट 0.00001% नहीं के बराबर। 26 लोग अभी तक कुल डेथ हुई है। हाँ, उससे 26 लोग तो दिल्ली में रोड पे मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में। मलेरिया और डेंगू से ज्यादा लोग मरे हैं फिर। लेकिन इस बार क्या ओमिक्रॉन और जो दूसरी लहर का कोरोना था, इसको ज्यादा प्रोजेक्ट
चुनाव की वजह से किया जा रहा है? बिल्कुल चुनाव की वजह से। मुझे लगता है ये सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए ना, नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है। अब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, गुजरात में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है। अब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक या 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक्टिविटीज बंद है। यही नाइट कर्फ्यू है ना। तो क्या ओमिक्रॉन सिर्फ रात को निकलता है? वो शहंशाह है, अमिताभ बच्चन फिल्म का हीरो है कि जो रात को ही निकलता है, वो आड़े तिरछे कपड़े पहन के गाना गाते हुए। अरे दिन में आपके क्लब चालू है, दिन में स्विमिंग पूल चालू है, जिम चालू है, स्कूल चालू है, कॉलेज चालू है, मॉल चालू है, रैली चालू है, बाजार चालू है, भीड़ भड़क कब हो रहा है, मंदिरों में अनुष्ठान चालू है, मंदिर सरोजनी चालू है, नगर की कुछ मस्जिदों में अनाज तस्वीरें चालू है, सामने आई है, मस्जिदों में भाव नमाज चालू है, गिरजाघर में चालू है, गुरुद्वारे में चालू है। वहां क्या ओमिक्रॉन नहीं आएगा? कि ओमिक्रॉन दिन दिन में निकलता है बाहर तक? कि ओमिक्रॉन वो जैसा पिक्चर में दिखाते हैं, वो अंग्रेजी पिक्चर जो हॉरर फिल्में होती है उसमें वो रात को निकलता नहीं है, वो जो शैतान होता है उसको सूर्य सूर्य किरण पड़ते ही डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ओमिक्रॉन के साथ। आपका मैं सर्कुलर पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का, हंसी आ रही थी मुझे। कल रात के शो में मैंने उसके 2 लाइनें पढ़ के भी दिखाई थी। वो कहते हैं कि ओपन ग्राउंड में आप कोई भी फंक्शन करोगे तो ग्राउंड की क्षमता से 50% लोग होने चाहिए और हर एक की दूरी 2 गज की होनी चाहिए। मुझे बताओ विनीता जी, एक कॉमन कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, क्या 2 गज की दूरी के साथ क्या उस ग्राउंड की कैपेसिटी 20% पे नहीं आएगी? 2 गज की दूरी यदि 2 आदमी में हो तो 20% की कैपेसिटी में ही ग्राउंड फुल हो जाता है। तो 50% कैपेसिटी भी रखो और 2 गज की दूरी भी रखो। मतलब आपके सामने पराठा रखा है, ये खाना भी चाहिए, आपके पेट में जाना चाहिए और प्लेट से बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो ये तुगलकी फरमान नहीं तो क्या है? ये आईवॉश है, लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। तो क्या प्रधानमंत्री अपनी रैली बंद करेंगे? रैली लगातार है, अभी कल परसों लगातार उत्तर प्रदेश में रैलीज है। जब ये सर्कुलर निकला तब जेपी नड्डा लगा दिया लेकिन रैली नहीं रोकी है, अपनी रैली नहीं रोकी है। तो फिर लोगों को भी समझ में आता है कि यदि आप पोस्टपोन करते हो तो आप टाइम बाय करने के लिए कर रहे हो। आप चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं आपको, इसलिए आप इलेक्शन आगे करने की बात करते हो। और जब हारने की मानसिकता है तो जो पहले ही अपनी हार मान चुका है या अपने को हारा हुआ समझ रहा है या अपने को कमजोर मान रहा है, तो कमजोर का साथ तो कोई नहीं देता। तो ये जो 25% फेल सीटर है, ये तो सोचेंगे कि इससे तो अखिलेश है, अखिलेश तो अभी भी दमदारी से लड़ रहे हैं। और यदि वो स्विंग होता है, लेकिन उन्होंने भी अपनी रैली में अपनी अनुपस्थिति देनी पड़ी उनको, क्योंकि परिवार में कोरोना हो गया था, इसके चलते। कोरोना हो गया, कोरोना बात अलग है और नया ओमिक्रॉन। मैं बार बार लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस दिन केजरीवाल जी के परसों के दिन एक कार्यक्रम में था, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट कहा कि ओमिक्रॉन के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में उनके घर में मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। ओमिक्रॉन ये एक वायरल जैसा है, भले ही कोविड के फैमिली का हो, इसमें स्प्रेडिंग करने की ताकत है। तो अपने वायरल जैसा, वायरस प्योर जैसा है, सर्दी होती है हमको, एक सर्दी वाला आदमी दूसरे के पास जाके छींकता है तो पता पड़ा उसको भी सर्दी होती है। लाइट जुकाम की तरह है उसी वेरिएंट का, इसलिए घातक नहीं है। और अभी और वेरिएंट भी है। हाँ, लेकिन कोरोना का जो हम बात कर रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर के जो आंकड़े थे, उस हिसाब से आंकड़े नहीं के बराबर आ गए थे। अब उस आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, 10 की जगह 20 आ जाते हैं पेशेंट, तो हम अखबारों में लिखते हैं कि दुगने हो गए। दुगने होने के बाद भी वो 20 ही है, जो 2500 हुआ करते थे। भाव, मेरा एक सवाल है इसमें कि अगर बीजेपी कोरोना को हथियार बनाते हुए अपने लिए सुविधाजनक माहौल तैयार करती है चुनाव में, तो विपक्षी पार्टी जो टक्कर दे रही है उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? सुविधाजनक स्थिति ये आपके शब्द है, सुविधाजनक स्थिति ये उनके सोच है। उनके ही सोच से सुविधाजनक मुख्यमंत्री उन्होंने दिया था, हिंदुत्व का झोला पहन के, चोला पहन के जो आए थे। लेकिन उनका सुविधाजनक मुख्यमंत्री तो दुखदाई साबित हुआ यूपी के लिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से मतदाता नहीं चलता। मतदाता ये समझ चुका है कि जब आपको लग रहा था कि आप जीत रहे, तो आपने कोरोना में लोगों को मरने दिया, गंगा में लाशें बहने दी, लेकिन आपने चुनाव करवाए। अब आपको लगता है आप हार रहे हो, तो आप मॉल, सिनेमा घर सब चालू कर रहे हो। सिर्फ चुनाव के लिए आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं चुनाव नहीं करो, क्योंकि आप डर रहे हो।
ये डर की बात यदि लोगों के मन में घर कर गई और विपक्ष इसको करवाने में सक्षम रहा, तो विपक्ष का पलड़ा और भारी होगा। क्योंकि जो फेंस सीटर है, उनको लगता है कि अच्छा ये आपने नया हथियार उठाया है, आपको क्या लगता है आपने पोस्टपोन करने से बच जाओगे? हम आपको माफ नहीं करेंगे। अभी जो पैसे का ट्रांसफर का जो हिसाब आ रहा है, जो विज्ञापन में दिखा रहा है, बीजेपी बार बार कह रही है, इतने लाख करोड़ हमने लोगों के हाथ में ट्रांसफर कर दिए, लोगों के अकाउंट में। और मैं मानता हूं कि चलो वैसे तो उनको झूठ बोलने की आदत होती है, विज्ञापन भी सरकारी कई बार झूठे हैं, हमने कई बार पकड़ा है, लेकिन हम मानते हैं कि चलो सरकार ने अब सच बोला होगा। तो इतने लाख करोड़ का ट्रांसफर होने के बाद भी यदि आपके रैली में लोग लाने पड़ रहे हैं, कुर्सियां खाली होती है, गाली देते हुए लोग वापस जाते हैं, और विपक्ष में जहां जिनके पास सुविधा नहीं है, इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इसका मायना है कि आपके लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के बाद भी लोगों को यह समझ में आ गया कि ये पैसे किसी के बाप के नहीं। कोई नेता अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो दिन चले गए कि नेहरू गांधी के समय पे लोगों ने अपनी भवन और अपनी बिल्डिंगें पूरे के पूरे सरकार को दे दी, दान दे दी, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी। आजकल तो सरकारी भवन और सरकारी बिल्डिंग हथियाने का प्रयास करते हैं लोग। तो ये कोई अपने घर का पैसा लाके नहीं दे रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये हमारा पैसा हम पे ही खर्चा करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन भाव इसमें अगर विपक्ष ये बोलता है कि भाई सरकार को कि आप कोरोना के बहाने ऐसा कर रहे हैं कुछ, तो ये भी उनके लिए ठीक तो नहीं होगा, सेल्फ गोल हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर में इतने लोग मरे थे और सरकार की भी मजबूरी है एक्शन लेना। सरकार की मजबूरी है तो फिर सरकार एक्शन लेते हुए दिखाई दे, फिर सरकार मॉल बंद करे, सिनेमा हॉल बंद करे, स्कूल बंद करे, लॉकडाउन करे। ये कौन सा ये है कि हमने चाहिए ना? नहीं तो फिर आपने यदि ये तो ऐसा हो गया कि एक बार आपके घर में चोर घुस गए, इसलिए आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा, उसके बाद बंदूक रखी और उसमें कारतूस नहीं रखा, बोला हमने बंदूक रखी, लोग कहेंगे देखो सिक्योरिटी कर दी, लेकिन वो कारतूस तो चाहिए ना बंदूक चलाने के लिए। यदि ओमिक्रॉन का डर है तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू से नहीं और रैली और इलेक्शन से नहीं होगा। क्या वोट देने के लिए ओमिक्रॉन का मतलब वोटिंग बूथ पे वोटर जाए तो ओमिक्रॉन का डर है, लेकिन वो वोटर रोज ऑफिस जा रहा है, ट्रेन में बैठ के, मेट्रो चल रही है, बसें चल रही है, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं है, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बार चल रहे हैं, मॉल चल रहे हैं, आपकी रैली चल रही है, सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग के दिन ही आपको ओमिक्रॉन का डर है। तो लोग भी समझते नहीं नेताजी। फिर या तो आपको पहला लॉकडाउन ही करना पड़ेगा जैसा आपने पहले लहर में किया था, तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि सरकार बहुत सीरियस है, टोटली लॉकडाउन किया है, सब घर पे बैठे हैं, तब समझ में आता है कि कहां से इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन सारी चीजें चालू हैं, रैली चालू है, रथ यात्राएं चालू है, बस वोटिंग के लिए आपको कोरोना का डर है, तो फिर लोग समझते हैं कि सरकार डर गई है, सरकार हार से डर गई है, इसलिए सरकार चुनाव आयुक्त को लेकर पहले अखिलेश यादव भी कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि आपके चुनाव आयुक्त जो हैं वो खुद ही यूपी से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट 29 तारीख को जो होगी वो क्या असर कर सकती है? मुझे लगता है इसके ऊपर अभी बहुत सारा सोच समझ के करेंगे, क्योंकि अब जैसा कि बार बार लोग कह रहे हैं, मैंने कहा आपको कि इनकम टैक्स रेड होने के बाद सब कहने लगे कि सीबीआई रेड होने वाली है, सीबीआई रेड होने वाली है, तो जो होने वाली भी थी वो रुक गई, उनको लगा कि जनता को पहले मालूम पड़ जाता है। तो ऐसा ही जब लोग ये चिल्लाना शुरू कर दिए कि ये हार रहे इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं, हार रहे इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं, तो सर जब ये जनमानस में ये बात प्रचारित हो रही है, लगातार इस पे बातें हो रही है, तो लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अभी बैकफुट पे आना चाहिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन क्या रिपोर्ट देती है, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देने के बाद राष्ट्रपति क्या सोचते हैं, इसे कई चीजें हैं, राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश से ही है। तो बीजेपी अभी कई मंथन का दौर चलेगा, क्योंकि 10 तारीख अभी 10 दिन है, 10-20 दिन है, तो 15 तारीख के आसपास इलेक्शन कमीशन हम सोच रहे थे कि 15 तारीख के आसपास दे देगा, क्योंकि एक 14 तारीख का ये अधिक मास भी खत्म हो जाएगा। 14 से जो लोग कुंडली और सूर्य और ग्रह में विश्वास रखते हैं, तो सूर्य भी मकर में आ जाएगा, तो वहां से काम चालू हो जाते हैं। अब हम भी इतना सुन के ये समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आता कि सूर्य मकर में आने के बाद होता क्या है।
अपनी तो जिंदगी वैसे ही चलती है, ऐसे ही शो चलते हैं और ऐसे ही बोलना होता है। सरकारें आती है, अभी तक अच्छे मुहूर्त में भी सरकार आई तो उसने कुछ भला नहीं किया, बुरे मुहूर्त में भी आई तो भला नहीं किया। लोगों को बिल्कुल, प्रताड़ित होना ये नियति हो गई है। और तो और इसीलिए मुझे कोरोना जो है लगता वो है साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ और उसकी कोई खबर ऐसी नहीं है जिसको मतलब ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें कि ओमिक्रॉन, जिसने मैं ये कह रहा हूँ कि ओमिक्रॉन का पेशेंट आपके बिल्डिंग के लिफ्ट में आ जाए तो बिल्डिंग चपेट में आ जाती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एम्बुलेंस लाने की जरूरत नहीं है। बस दवाइयाँ आती है, ओमिक्रॉन वो एक सर्दी जुकाम जैसा और ट्रीट किया जाता है, लेकिन कॉशियस रहना चाहिए। मैं बार-बार कहता हूँ कि कोविड भी जो है, ये जो कोविड का जो हमने वैक्सीन लिया, मेरी मेरी मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते लगातार मैं डॉक्टरों से बात करते रहता हूँ, लगातार लोगों से बात करते रहता हूँ और उन बातों से एक बात मुझे सामने आई है कि वैक्सीनेशन जो है किसी भी वायरस का नहीं होता। हुँ, नहीं तो एड्स का वैक्सीन कब का आ चुका होता। वायरस का वैक्सीनेशन इसलिए नहीं होता कि वायरस लगातार म्यूट करता है और एंटीबॉडीज जो है वो शरीर में एक लिमिटेड टाइम तक ही रहती है। वायरस से हमेशा इंसान का शरीर ही लड़ता आया है। शरीर ही बिल्कुल। अपने आप को वायरस के हिसाब से ढालता है, क्योंकि म्यूटेशन यदि वायरस में होता है तो शरीर भी अपनी एंटीबॉडीज अलग-अलग तरीके से बनाता है। ये जो हमने पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया, तीसरा बूस्टर की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना आया है तो कोरोना वापस जाएगा नहीं। कोरोना इज़ हियर टू स्टे। ऐसे हज़ारों वायरस है हमारे बीच में। डेंगू है, बाकी वायरल फीवर आते ही रहते हैं। हर साल वायरल फीवर आते हैं। वायरल फीवर आता है, जाता है। डेंगू आता है, जाता है। तो ये कोरोना बीच-बीच में उलटता रहेगा। तो कोरोना के नाम से हम बूस्टर डोज़ ही लेते रहे तो ये ताउम्र मरने तक हमको डोज़ ही लेते होने पड़ेंगे। लेकिन अपनी हाँ, बॉडी भी कोरोना से लड़ती है। कोरोना ऐसे कई केसेस है, लोगों ये ने कुछ बेहद नहीं किया, ज़रूरी है, कोरोना बिल्कुल। हुआ, बिना इंजेक्शन के भी लोग रहे हैं और जिनको हाँ, हमने 2-2 डोज़ हमने लिए। अब मुझे कोरोना भी हुआ था पहली लहर में, उसके बाद 2 डोज़ भी हुए, तो मेरे पास 3-3 एंटीबॉडीज़ है। उसके बाद भी मुझे प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो वो प्रिकॉशन अब एक आखिरी लेकर सवाल है कि अगर जिस तरह से दूसरी लहर में सरकार ने जो एहतियात बरतने के लिए कदम उठाने थे, वो नहीं उठाए थे, जिसके चलते इतने लोगों की मौत हुई। क्या अब ओमिक्रॉन के आने पर जब ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, तो क्या उन परिवारों को भी इसका एक असर देखने को मिलेगा? एक जिसे कहते हैं ज़ख्म कुरेदे जाएँगे या वो तस्वीर सामने आएगी कि जब ज़रूरत थी आप तैयार नहीं थे और इस बार इतना बड़ा हमला नहीं है और तैयारी ज़रूरत से ज़्यादा है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कहानी बड़ी अजीब-सी हुई विनीता जी। जब नाग एक साँप आया, कोबरा जब सामने आया, तो सारा उत्तर प्रदेश चिल्ला रहा था कि अरे कोबरा है, काटेगा, कोबरा है, काटेगा, कोबरा है, काटेगा। अब बाबा ने उसको रस्सी समझ के पकड़ के लोगों के बीच में फेंक दिया। कोबरा ने लोगों को काटा, लोग मर गए। अब इस बार रस्सी है। लोग कह रहे हैं कि ये रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है। बाबा बोल रहा नहीं, ये कोबरा दिख रहा है। अब दूर हटो, इधर कोई मत आओ। लोग समझते हैं चीजों को। हुँ, प्रिकॉशन लेना चाहिए। यदि इतनी आपको चिंता है लोगों की, तो ये ओमिक्रॉन आज नहीं आया। ओमिक्रॉन तो चुनावी बिगुल बजने के पहले आया। हुँ, तो फिर इतने बड़े-बड़े जो आयोजन हुए, लाखों की भीड़ जो लाई गई बसों में, वो रोक सकते थे। जब आपको हार सामने दिख रही तो वो ओमिक्रॉन का आपको शील्ड चाहिए। मैंने कहा ना इनको, कभी गाय का शील्ड चाहिए, कभी मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई वो शील्ड चाहिए, कभी औरंगजेब की शील्ड चाहिए, कभी तालिबान की शील्ड चाहिए। ये बार-बार जो कभी किसी और का हिंदुइज्म का कोई पुराना किस्सा निकलता है, 1947 में कटी हुई लाशें आई थी उसकी शील्ड चाहिए। ये कवच क्यों चाहिए आपको? इसके आड़ में क्यों डर छुप रहे हो आप? अब एक ओमिक्रॉन का एक कवच आ गया है, उसके उसके आड़ ले रहे हैं। इसकी आड़ इसलिए ले रहे हैं, आड़ वो लेता है जो सामने वाले होने के प्रहारों से डरता है। प्रहार कौन से हैं? प्रजातंत्र में प्रहार जो होते हैं वो गोलियां नहीं चलती। प्रजातंत्र में प्रहार होते हैं सवालों के। सवालों की बौछार होती है और उस जी, सवालों की बौछार जवाब दे के ही वापस की जाती है। जब बिल्कुल। असंख्य सवाल सामने हैं, बेरोजगारी के हैं, मौतों के हैं, हेल्थ डिटोरिएशन हेल्थ के हैं,
एजुकेशन लेवल नीचे गया, गरीबी में तीसरे नंबर पे है, जीडीपी आपका डाउन है, गन्ना किसानों का पैसा नहीं दिया। ऐसे असंख्य सवाल जब सामने आते हैं और उसके जवाब आपके पास नहीं है, तो फिर आप किसी चीज के पीछे छुपते हो। इसीलिए इनके तमाम प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनो तो कोई जवाब देता हुआ भाषण नहीं होता, वो छुपता हुआ भाषण होता है। तो अब आपको एक बड़ी और शील्ड मिल गई है, बड़ा कवच, बड़ा सुरक्षा कवच सामने आया है, जिसके नीचे छुप के आप उस समय तक इंतजार कर सकते हो, वो है ओमिक्रॉन। और ये सारा प्रपंच जो हो रहा है, जो अब इलेक्शन कमिश्नर भी आ रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर तो तब क्यों नहीं निकले घर से बाहर? मुझे लगता है तब इलेक्शन कमिश्नर को सेकंड लहर में अपना खुद का डर था कि मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे नहीं हो जाए। अब ओमिक्रॉन में उनको मालूम है कि उनको होने वाला नहीं है, उनको कुछ डर नहीं है, इसलिए भी वो खुल के बाहर निकले। अब उनको भी डर नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन म्यूटेंट जो है वो कितना असर कर रहा है और कितना ज्यादा डेंजरस है। मुझे तो विनीता चिंता, देखिए वैचारिक मतभेद भले ही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। वैचारिक मतभेद कितने भी हो, लेकिन जब तक है तब तक योगी जी मुख्यमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी मुझे उतनी ही चिंता है जितनी मेरे अपने स्वास्थ्य और मेरे परिवार का है, क्योंकि वो हमारी देश की शान है, हमारी देश का एक मस्तक है। प्रधानमंत्री वो जगह होती है, कोई व्यक्ति नहीं होता। तो लगातार रैलियां कर रहे, तो मैं उनके लिए चिंतित हूँ। मैं अमित शाह जी के लिए चिंतित हूँ, गृह मंत्री है और धाकड़ किस्म के गृह मंत्री है। मैं राजनाथ सिंह जी के लिए बहुत चिंतित हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। मैं गडकरी के लिए चिंतित हूँ, बहुत अच्छे काम करते हैं, अपने मंत्रालय में काम करवाते हैं। इन सभी लोगों के लिए मैं उतना ही चिंतित हूँ जितना मैं मेरे परिवार के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपना मानता हूँ। भले ही मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो मेरे भी प्रधानमंत्री, बिल्कुल। और वो जब सामने आएंगे तो मैं भी नीचे करूंगा, क्योंकि मैं उस पद के लिए झुकूंगा। तो मुझे भी चिंता है, जब वो रैलीज करते हैं तो मुझे भी दुख होता है। अब उनके लिए प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद, ये सब छोटे हैं। उनके लिए चुनाव में जीत शायद बड़ी है, इसलिए वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आते हैं। तो इसका दुख भी है मुझे। बिल्कुल। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कोरोना को आप लोगों को कोरोना से बचाइए, लेकिन उसे एक राजनीतिक हथियार नहीं बनाइए। आपके चुनावी गणित में कभी वो फिट होता है और कभी नहीं फिट होता है। इसके हिसाब से अगर चुनाव और कोरोना को लेकर के आप अपने कदम उठाएंगे, तो जनता के सामने ये सारी तस्वीर जो है वो ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकती है। मध्य प्रदेश के जब चुनावी उठापटक की बात हो रही थी, तो उस वक़्त भी कोरोना की लहर किस तरह से पहली लहर आई थी और लॉकडाउन होने में काफ़ी देरी हुई थी, जिसके चलते परेशानियाँ सामने आई। ठीक इसी तरह से दूसरी लहर के वक़्त में बंगाल चुनाव चल रहा था और बंगाल चुनाव में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मौजूद थे और उत्तर प्रदेश की तरफ उन्होंने ध्यान उस तरह से नहीं दिया था, जिसके चलते कितनी मौतें सामने आई। अब जब कोरोना की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन के रूप में ये सामने आ रहा है और इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चर्चाएँ यही हो रही हैं कि जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उसको बाकायदा प्रिकॉशन के तौर पर लेना चाहिए। इस तरह से नहीं जिस तरह आज अशोक वानखेड़े जी ने कहा कि आप पूरी तरह से प्रिकॉशन लें, यानी कि जनता को जो नियम कायदे बताए जा रहे हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार नहीं होने चाहिए। और अगर ऐसा है भी, तो भी इस कोरोना को राजनीतिक हथियार अब तीसरी बार बनाना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।